बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बखैर आफियत होंगे। बिग डेटा का 12 वीक का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया था उसका आज 9th वीक स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक 9 वीक्स के अंदर हमने ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउसिंग देखी, हमने ओलैप OLTP इम्प्लीमेंट किया और फिर हमने इसी कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर लेकर गए। HDFS को पढ़ा, हैडूप को पढ़ा, मैप रिड्यूस को देखा और हाइव को देखा। और मैप और रिड्यूस को ना सिर्फ हमने थ्योरेटिकली पढ़ा बल्कि उसे हमने प्रैक्टिकली हॉर्टनवर्क्स HTTP के जो हमारे पास प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर हमने बाकायदा एक डेटा पाइपलाइन इम्प्लीमेंट भी की। और आज तक हम जो कुछ भी पढ़ते आए हैं उसमें हैडूप और HDFS और मैप रिड्यूस को हमने ज़्यादा डिस्कस किया, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम कोई ये चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे कि हैडूप के अंदर और HDFS के अंदर क्या प्रॉब्लम है और हम बैच और वर्सेस बैच प्रोसेसिंग और रियल जो हमारी प्रोसेसिंग है, रियल टाइम प्रोसेसिंग, और उनके दरमियान भी डिफरेंस हम देख रहे होंगे। और हम ये देखेंगे कि हैडूप जो है वो किस तरह फेल हो जाता है इन इंटरेक्टिव क्यूरिंग। इंटरेक्टिव क्यूरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। क्यूरी के अंदर के रियल टाइम जब हम क्यूरी लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर क्यों हैडूप फेल हो जाता है। हैडूप सिर्फ बैच प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन हम देखेंगे हैडूप बैच प्रोसेसिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। और फिर हम देखेंगे कि इसके लिए कौन से मज़ीद टूल्स अवेलेबल हैं जो हैडूप की लिमिटेशंस को कैटर करते हैं। और उसमें हम स्पार्क और काफका के बारे में भी देख रहे होंगे। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम ज़रा बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग को बहुत डिटेल में समझ रहे होंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ जाएं, हम ज़रा CLO देख लेते हैं कि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेक्चर का। और हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे बिग डेटा का इकोसिस्टम जो हमने फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर किया था, उसका एक हल्का सा रिकैप देखेंगे हम। और फिर हम ज़रा हैडूप HDFS लेटेंसी इशू, लेटेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में भी परेशान ना हो कि लेटेंसी क्या है, लेटेंसी को भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम बैच और रियल टाइम प्रोसेसिंग जो है उसके दरमियान भी डिफरेंस देख रहे होंगे। इसी डिफरेंस की बिहाफ के ऊपर आप स्पार्क और जो काफका है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए इस लेक्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। ये लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो रहा होगा, लेकिन अगर आपके ये कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएंगे तो आपको इम्प्लीमेंटेशन में भी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्पार्क और काफका हाईली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं और इसको आप जितना इसकी थ्योरी से जब तक आप फेमिलियर नहीं होंगे आप इसकी प्रैक्टिकल भी इसको सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिर हम ये आज के हम लेक्चर में ऊपर वाले 3 बॉक्सेस जो हैं हम 1 2 3 ये हम आज के लेक्चर में देख रहे होंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्पार्क के लिए मोटिवेशन और इसका हम डिस्कस कर रहे होंगे कि स्पार्क क्यों आया और वो किन लिमिटेशंस को कवर कर रहा है। और फिर हम अपाचे स्पार्क का आर्किटेक्चर भी देख रहे होंगे। और साथ ही हम अपाचे स्पार्क के ऊपर एक जॉब भी रन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की एक हम जॉब भी रन करेंगे। लेकिन वो तभी हम रन कर पाएंगे जब हम अपाचे स्पार्क का आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और हमेशा की तरह एक चीज़ के मैं हर लेक्चर के एंड पे एक लाइफ लेसन देता होता हूँ, तो इस दफ़ा हम लाइफ लेसन रोंडा बायरन का अगेन देख रहे होंगे। और इस दफ़ा का जो लेक्चर होगा वो होगा अबाउट मनी मैनिफेस्टेशन। हम मनी को अट्रैक्ट किस तरह कर सकते हैं। ओके, अच्छा, हम थोड़ा सा जिस तरह मैंने कहा कि हम पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे कि बिग डेटा का इकोसिस्टम हमने जो बिल्कुल फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि जब आपके पास आप ये किस तरह चूज़ करते हैं कि कौन सा टूल हमने किस तरह के डेटा के लिए चूज़ करना है। तो इसके बारे में आप मेरा जो लेक्चर नंबर 2 है, वीक 2 है, उसको लाजमी देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, कि हमने ये
चेक करना है कि हमने अब कौन सा टूल कि हमने किस वक्त HDFS यूज़ करना है, कब स्पार्क यूज़ करना है, कब काफका यूज़ करना है, कब स्कूप यूज़ करना है, कब फ्लूम यूज़ करना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये हमने पहले डिस्कस किया था, तो आज हम इसको थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि डेटा सोर्सेज किस तरह के हैं, हमारे डेटा सोर्सेज में किस फ्रीक्वेंसी में डेटा आ रहा है, तो हम उन फ्रीक्वेंसी और बैच के ऊपर डिसाइड करते हैं कि हमने इनमें से कौन सी पाइपलाइन चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास डेटा वेयर हाउसेज पहले से बने हुए हैं, डेटा बेसिस हैं मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा कि सिंपल एक स्कूप की इंजेक्शन एक पाइपलाइन या API इसके साथ इंटीग्रेट कर दूंगा, जो कि डेटा को इंजेस्ट करेंगे मेरे HDFS के प्लेटफॉर्म के अंदर। HDFS मेरी, जिस तरह के मैंने पहले बताया था कि डेटा लेक है, डेटा लेक के अंदर हर तरह का डेटा जो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्कूप के थ्रू मैं HDFS के अंदर वो डेटा मैं इंजेस्ट करूँगा और फिर उस HDFS के डेटा को मैं मैप रिड्यूस की पाइपलाइन के थ्रू, यहाँ पे अगर हम देखें मैप रिड्यूस यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन हम मैप रिड्यूस की पाइपलाइन के थ्रू मैप रिड्यूस से हम उसको इस डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे सिमिलरली अगर इसी डेटा को हम HDFS के अंदर हम पुट कर देते हैं स्कूप के थ्रू, तो हम मैप रिड्यूस भी यूज़ कर सकते हैं और हम हाइव को भी यूज़ कर सकते हैं, और ये चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट भी किया था। लेकिन अगर हमारा डेटा बैचेस में नहीं, डेटा बेसिस के अंदर नहीं पड़ा हुआ, बल्कि फ्रीक्वेंटली आ रहा है, लॉग्स की फॉर्म में आ रहा है, सोशल मीडिया से जनरेट हो रहा है, सेंसर डेटा IoT की फॉर्म में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से डेटा आ रहा है, तो फिर हम शायद स्कूप को ना चूज़ करें, ना फ्लूम को चूज़ करें, बल्कि हम क्या करते हैं उसके साथ काफका के कनेक्टर्स लगा देते हैं। और काफका के कनेक्टर्स हम काफका के सर्वर्स के अंदर ही हम क्या कर देते हैं, डेटा टॉपिक्स के अंदर हम सेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अभी हम काफका को डिटेल में नहीं पढ़ रहे, सिर्फ मैं अभी डेटा पाइपलाइन को चूज़ करने का सिर्फ सिनेरियो बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे काफका के सर्वर के अंदर ही डेटा हम स्टोर कर लेंगे, स्ट्रीम स्टोर्स के अंदर हम उसे स्टोर कर लेंगे। काफका की अपने स्ट्रीम स्टोर होते हैं, वहाँ पर हम इसको सेव कर लेंगे और इसको प्रोसेसिंग के लिए हम स्पार्क को यूज़ कर लेंगे। तो अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों ये स्लाइड दिखानी ज़रूरी थी। इसलिए ये स्लाइड दिखानी ज़रूरी थी कि अब हमारे पास डेटा, पहले तो हमारे पास डेटा बिल्कुल फ्लैट फाइल्स के अंदर पड़ा होता था या डेटा बेसिस के अंदर पड़ा होता था, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अब अगर हमारे पास डेटा इवेंट्स और लॉग्स की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया से हम रियल टाइम पे लोगों के बिहेवियर्स चेक करना चाह रहे हैं, सेंसर डेटा आ रहा है हमारे पास। सेंसर डेटा मैं कहता हूँ एलॉन मस्क की टेस्ला कार है, ड्राइवरलेस कार है, और उससे मैं डेटा लेकर आना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, तो फिर शायद मेरे लिए HDFS, हाइव और मैप रिड्यूस ये इतने ज़्यादा एप्लीकेबल ना हो, तो फिर मुझे काफका को चूज़ करना पड़ेगा, स्पार्क स्ट्रीमिंग को चूज़ करना पड़ेगा, और इसी स्पार्क स्ट्रीमिंग से हम डायरेक्ट जो विजुलाइजेशन है वो हम टैब्लो या किसी भी थर्ड पार्टी टूल D3.js या किसी भी तरीके से हम उस डेटा को विजुलाइज करवा सकते हैं। अगर हम टेस्ला की कार की बात करें तो हम नेविगेशन बोर्ड पे उसके जो एनालिटिक्स हैं वो दिखा देंगे। तो ये कहने का मकसद ये है इस स्लाइड के अंदर कि हमें ये लाजमी देखना है कि हमारे पास जो डेटा है वो बैचेस में आ रहा है या रियल टाइम के अंदर आ रहा है, तो तभी हम अपनी स्ट्रीमिंग पाइपलाइन, हम अपनी डेटा की पाइपलाइन को चूज़ करते हैं। अच्छा, अब इशू क्या है हडूप के अंदर, हमने क्योंकि जिस तरह स्टार्ट में डिस्कस किया, क्योंकि हम ये हडूप के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स को डिस्कस ज़्यादा बेहतर तरीके से इस स्लाइड के अंदर मेंशन हो रहा है कि हमने जब मैप और रिड्यूस को देख रहे थे तो मैप के अंदर इंटरमीडिएट भी डेटा जनरेट हो रहा था, मैपर भी डेटा जनरेट कर रहा था और रिड्यूसर भी डेटा जनरेट कर रहा था, और शफलिंग फेज भी थी, क्योंकि हम उसके अंदर एक डेटा नोड के ऊपर जो डेटा आ रहा है वो
अगर उसकी की किसी दूसरे डेटा नोड के ऊपर पड़ी हुई है और हमने उनको एग्रीगेट करना है तो डेटा नेटवर्क के थ्रू एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर जाता था। और मैपर जो यहाँ पे इंटरमीडिएट ये जो आउटपुट आ रही है, ये वाली इंटरमीडिएट जो आउटपुट आ रही थी मैपर की और रिड्यूसर की, वो बेसिकली कहाँ पे स्टोर हो रही थी, वो HDFS के ऊपर स्टोर हो रही थी, ये वाली जो इंटरमीडिएट आउटपुट थी। और जो हमारी फाइनल आउटपुट थी वो भी HDFS के ऊपर ही अपलोड हो रही थी। तो HDFS बेसिकली क्या था, हमारा फाइल सिस्टम था। और फाइल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो फाइल सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये डेटा, जो फाइल सिस्टम का डेटा, ये हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर हो रहा था। और इसके अंदर, इस पूरी पाइपलाइन के अंदर हेडूप और HDFS बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली IO ऑपरेशन कर रहा था, फ्रीक्वेंटली IO ऑपरेशंस कर रहा था, इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन कर रहा था। लेकिन कहाँ पे, हार्ड डिस्क के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर। और हार्ड डिस्क के ऊपर कौन सा फाइल सिस्टम था, HDFS। और हम बेसिकली HDFS के अंदर मैपर की और रिड्यूसर की इंटरमीडिएट आउटपुट्स भी और फाइनल आउटपुट भी हम इसके अंदर सेव कर रहे थे। तो यही हार्ड डिस्क के ऊपर ये जो सेव कर रहे थे, यही हेडूप की लिमिटेशन है। वो कैसे लिमिटेशन है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन दिया है कि किस तरह आपका जो डेटा है, अगर आप उसकी जो स्टोरेज डिवाइस है वो अगर चूज़ करते हैं तो हर एक स्टोरेज डिवाइस पे जो डेटा फैचिंग है उसके ऊपर ऑन एवरेज क्या टाइम स्पेंड होता है। ठीक है, अगर हमारा डेटा प्रोसेसर के अंदर, CPU के अंदर, या जो हम प्रोसेसर वो कैशे से उठ के आ रहा है तो सिर्फ हमें 1 माइक्रो सेकेंड लगता है उसको फैच करने में। और अगर हम CPU से थोड़ा सा और दूर जाते हैं, L2 कैशे की तरफ जाते हैं, तो 10 माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं। इसी तरह ये मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाया ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि क्यों हेडूप बैच प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अच्छा, अगर हम रैम की बात करें तो रैम से अगर हमने डेटा उठाकर CPU के अंदर लेके जाना है तो हमें 100 माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं। अगर हमने 1 KB जो है डेटा 10 GB की नेटवर्क की पोर्ट के ऊपर प्रोसेस लेकर जाना है तो उसके ऊपर 10 माइक्रो सेकेंड्स लग रहे होते हैं। इसी तरह SSD से अगर हम रीड करते हैं और HDFS मैप रिड्यूस अगर सिर्फ रीड का ऑपरेशन करके लाता है तो उस वक्त हमें 100 माइक्रो सेकेंड्स लग रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ रीड करके आने की। अभी हम उसको प्रोसेस करके मैपर की जो दरमियान आउटपुट है उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ रीड करके लेकर आने की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम डेटा वेयर हाउस की बात करते हैं, अगर PostgreSQL के अंदर मैंने डेटा वेयर हाउस बनाया हुआ है तो उसके अंदर सिर्फ अगर मैं एक इंसर्ट की क्यूरी लिखता हूँ तो उसे तकरीबन 1000 माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं। और इसी तरह काफका की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें से जो रियल टाइम पे जो डेटा इन आउट हमारे पास हो रहा होता है और उसके अंदर हम रियल टाइम पे जो एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, वो जो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, तो वो 10,000 माइक्रो सेकेंड्स ले रहा होता है। इसी तरह स्पार्क जो है वो और कम ले रहा होता है, वो 100 माइक्रो सेकेंड्स ले रहा होता है। लेकिन जो मैप रिड्यूस है उसे देखें ज़रा। मैप रिड्यूस का जो शफल का फेस है, जब वो शफलिंग कर रहा होता है नेटवर्क के ऊपर, एक डेटा नोड से दूसरे डेटा नोड के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा होता है, तो तकरीबन उसे 1 लाख माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं। सिर्फ डेटा को, अभी फाइनल आउटपुट नहीं आई, अभी सिर्फ वो डेटा को शफलिंग और नेटवर्क के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सिर्फ उसके ऊपर उसको 1 लाख माइक्रो सेकेंड्स लग रहे हैं। और फिर जब उसे रिफ्रेश करके डेटा को मैप रिड्यूस के ऊपर राइट करना है और रीट्राई और फैच करके लेकर आना है, तो ये 1 मिलियन माइक्रो सेकेंड्स उसे मज़ीद लग रहे हैं HDFS के ऊपर डेटा राइट करने पे और रीड करने में। ठीक है, तो अगर 1 मिलियन प्लस 1 लाख इसको भी हम ऐड करें तो तकरीबन 1.1 मिलियन जो माइक्रो सेकेंड्स इसको लगते हैं एक कंप्लीट बैच प्रोसेसिंग की जॉब को रन करने के लिए। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं स्पार्क स्ट्रीमिंग के साथ या काफका के साथ, या उसके बैचेस देखते हैं या बैच, या तो उसे उस पर 100 सिर्फ माइक्रो सेकेंड्स लग रहे होते हैं। मीन्स के ये जो 1 सेकेंड होता है वो
1 मिलियन माइक्रो सेकेंड्स के बराबर होता है। ठीक है, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 मिली सेकेंड 1 सेकेंड से भी कम है। तो 1 सेकेंड से भी कम में स्पार्क स्ट्रीमिंग क्या कर देता है, अपने स्पार्क स्ट्रीमिंग, ये बैच और स्ट्रीमिंग दोनों के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो वो बैचेस को भी प्रोसेस कर देता है और उसको। ये क्यों इस तरह कर पा रहा होता है, क्योंकि देखें स्पार्क स्ट्रीमिंग और ये जो रैम है इसका साइज, जो फेच टाइम है, जो लेटेंसी है, वो बिल्कुल सेम है रैम की और स्पार्क की। क्यों? क्योंकि स्पार्क अपने सारे डेटा को इन मेमोरी हार्ड डिस्क पे नहीं रख रहा होता बल्कि रैम के अंदर प्रोसेस कर रहा होता है। इसलिए जो स्पार्क है वो वे मच फास्टर है बैच प्रोसेसिंग के अंदर और इंटरेक्टिव क्यूरिंग के अंदर। अब इंटरेक्टिव क्यूरिंग के अंदर आपको जैसे पता है कि ये जो इतना टाइम लेता है, तो ये रियल टाइम के लिए ये सूटेबल नहीं है। HDFS जो है हडूप, वो सूटेबल नहीं है। अब रियल टाइम या इंटरेक्टिव क्यूरिंग का मतलब क्या है? अच्छा, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, इंटरेक्टिव क्यूरिंग को हम समझ लेते हैं। इंटरेक्टिव क्यूरिंग को समझने से पहले मैं बैच प्रोसेसिंग के बारे में बता देता हूँ कि अगर फॉर बैच प्रोसेसिंग बेसिकली क्या है कि आपका डिफरेंट जगहों से डेटा आ रहा है। फॉर एग्जांपल मोबाइल भी डेटा जनरेट कर रहा है आपका। फॉर एग्जांपल मेरा सर्वर है GPU, वहाँ पे लॉग्स वगैरह यूज़र के हैं वो मेंटेन हो रहे हैं, वहाँ से भी डेटा आ रहा है। या फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मुख्तलिफ लोग उसमें ट्रांजैक्शंस कर रही हैं और फॉर एग्जांपल बैंक का भी डेटा हमारे पास आ रहा है। और हमने क्या किया, उस डेटा का हमने क्यूब बना दिया, OLAP कर दिया, किसके अंदर एक हमारा डेटाबेस था, उसके अंदर हमने व्यूज़ और मटेरियलाइज्ड व्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने क्या कर लिया, ये OLAP हमने एक क्यूब बना लिया। अगर कोई डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में भी पढ़ना चाह रहा है तो वो भी मैंने इसका लेक्चर फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स के अंदर बनाया हुआ है। और ये पाइपलाइन, किसी को अगर ये बात नहीं समझ आती तो मेरा वो लेक्चर भी रेफ़र कर सकता है। अच्छा, तो अब क्या हुआ, डेटा हमारे पास यहाँ पर OLAP के अंदर हमारे पास मंथली फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, मंथ, फॉर एग्जांपल ये मेरा डेटा जनवरी का है और ये मेरा डेटा फरवरी का है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मंथ बाय मंथ, फॉर एग्जांपल मेरा मैनेजर कहता है कि मुझे लास्ट मंथ की सेल्स रिपोर्ट दे दें। मैनेजर मुझे कहता है कि लास्ट मंथ की, या अगर मैं यहाँ से इसी डेटा को कंसीडर करूँ तो मुझे मैनेजर कहता है कि मुझे ये बता दें कि लास्ट मंथ के अंदर बैंक के अंदर कितने न्यू अकाउंट ओपन हुए हैं और कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ये सारा मैं डेटा देखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैनेजर को मुझे पता है कि ये रिपोर्ट हर मंथ के एंड पे चाहिए होती है, तो मुझे फिर बैच प्रोसेसिंग इस डेटा को हर मंथ में मैं इसको क्या करता हूँ, बल्क में लोड करके HDFS के अंदर और उसको प्रोसेस कर देता हूँ। ये एग्जांपल है बैच प्रोसेसिंग की। ठीक है, जिसके अंदर मुझे डेटा एट द एंड ऑफ मंथ मुझे चाहिए होता है और रिपोर्टिंग मुझे एट द एंड ऑफ मंथ करनी हो रही होती। मुझे हर घंटे की या मुझे मिशन क्रिटिकल सिनेरियोज़ के अंदर मुझे कि हर मिनट की मुझे अपडेट चाह रही हो, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, वो सिनेरियो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बल्कि जहाँ पे आपको मंथली चाहिए होती है या ईयरली रिपोर्टिंग चाहिए होती है, वहाँ पर बैच प्रोसेसिंग में HDFS ठीक परफॉर्म, उसके लिए बेसिकली बैच प्रोसेसिंग के लिए HDFS बना था। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर कहा जाता है कि मुझे लास्ट आवर का डेटा दिया जाए, तो वहाँ पर तो ये जो लास्ट आवर का डेटा है, जिसके अंदर लास्ट आवर का जो हमारा डेटा है या 1 मिनट का, लास्ट 1 मिनट के अंदर हमने क्या प्रोसेसिंग की, उसकी अगर मुझे इनसाइट्स चाहिए तो वहाँ पर रियल टाइम क्यूरिंग या जिसको हम एडहॉक क्यूरिंग भी कहते हैं तब हमें चाहिए होगी। तो हम अगर लास्ट मिनट का डेटा हमें सिर्फ चाहिए तो हम इस पूरे मंथ के डेटा को लोड नहीं करेंगे। तो इस सिनेरियो के अंदर फिर रियल टाइम प्रोसेसिंग या बैच रियल टाइम प्रोसेसिंग का अमल दखल होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और सिनेरियो लेते हैं रियल टाइम का
कि जहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ लॉग्स का डेटा जनरेट हो रहा है, लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, सर्वर के लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, मोबाइल के लॉग्स जनरेट हो रहे हैं और बैंक्स के लॉग जनरेट हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी तरह ये पता चल जाए कि अगर किसी ने मेरे कार्ड के ऊपर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी परफॉर्म की है, ठीक है, कार्ड के ऊपर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी परफॉर्म की है, तो उसके तो मुझे अलर्ट उसी वक्त आना चाहिए, ना कि अगर मैं बैच प्रोसेसिंग यहाँ पे लगाऊंगा तो वो तो मुझे अलर्ट 1 मंथ के बाद मिल रहा होगा, क्योंकि मैं तो डेटा ही प्रोसेस और एनालाइज 1 मंथ के बाद कर रहा हूँ। तो इस केस में जब आपको फ़ौरन रियल टाइम के अंदर कोई अलर्ट्स चाहिए होते हैं या कोई चेंज डिटेक्ट होता है जो कि आपका रियल टाइम बिहेवियर था, जो कि उसमें अनॉमली आ गई है, तो ये अनॉमली आपको रियल टाइम के अंदर पता लगनी चाहिए। तो वो उसमें आपके 1 मिनट के बाद या 1 मिनट के अंदर अंदर या 10 मिनट्स के अंदर अंदर मैं कहता हूँ कि मुझे वो इवेंट आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन मेरे क्रेडिट कार्ड को 10 टाइम्स वो हिट करता है रॉन्ग पासवर्ड्स के थ्रू, तो क्या होगा, उस 10 टाइम्स की एक मैंने विंडो रखी होगी और मैं कहूँगा कि 10 टाइम्स के अंदर अगर ये वाला इवेंट हो तो वो ट्रिगर कर दे, रियल टाइम एनालिसिस हो जाए और वो मुझे अलर्ट्स जनरेट कर दे, ठीक है। तो रियल टाइम लेकिन ये काम हम HDFS के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मुझे फ़ौरन विदिन सेकंड्स मुझे ट्रिगर करवाना है तो HDFS तो तो मैप और रिड्यूस ही 1 मिलियन माइक्रो से या 10 सेकंड्स ले जाते हैं, तो मुझे तो 1 सेकंड के अंदर अंदर आउटपुट चाहिए। तो उस सिनेरियो के अंदर जो हमारी HDFS है या बैच प्रोसेसिंग है वो फेल हो जाती है, और उसके लिए फिर हमें कोई रियल टाइम सॉल्यूशंस की ज़रूरत थी, जहाँ पर हमें स्पार्क और काफका की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये इंटरेक्टिव क्यूरिंग भी कर लेता है, इंटरेक्टिव क्यूरिंग भी परफॉर्म कर लेता है, रियल टाइम क्यूरिंग वो भी, और या एडहॉक क्यूरी भी परफॉर्म कर लेता है। मैं इसकी एक एग्जांपल और आपको देता हूँ। जैसे हमारे होते हैं CDR होता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। अब कॉल डिटेल रिकॉर्ड हमेशा एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप जो है वो रिकॉर्ड्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अब उस एक पर्सन का रिकॉर्ड निकालने के लिए मुझे पूरा डेटा अपलोड अगर मैं HDFS में कर देता हूँ और उसकी बैच प्रोसेसिंग करता हूँ तो ये सेंस नहीं बनाती, ठीक है। तो मुझे उसके लिए इंटरेक्टिव क्यूरिंग एडहॉक क्यूरी लिखनी पड़ेगी कि मुझे वो कोई एडहॉक क्यूरी लिखूं और मुझे वो रिजल्ट्स फ़ौरन दे दे। तो ये जो अगर चीज़ें अगर करनी होंगी तो हमें फिर स्पार्क और काफका की ज़रूरत पड़ेगी। और एक चीज़ और कि इस किस्म की है एडहॉक क्यूरी जब आप HDFS के ऊपर रन करेंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, लेकिन स्पार्क और जो स्पार्क है जो स्ट्रीमिंग भी है और बैच प्रोसेसिंग भी कर लेता है, वो आपको ये आउटपुट बहुत जल्दी निकाल के दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि स्पार्क बैच प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, ठीक है। स्पार्क बैच प्रोसेसिंग भी कर सकता है और इंटरेक्टिव क्यूरिंग भी कर सकता है, रियल टाइम एनालिसिस भी कर सकता है यूजिंग स्पार्क स्ट्रीमिंग, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी जो पाइपलाइन इसकी देखें हम रियल टाइम की, कि इसमें डेटा की इंजेक्शन हो रही होती है, ये 3 स्टेप्स के ऊपर होता है। पहले इंजेक्शन हो रही होती है, फिर स्टोरेज हो रही होती है, स्ट्रीम स्टोर होते हैं, और फिर प्रोसेसिंग हो रही होती है। और उस प्रोसेसिंग की बिहाफ के ऊपर वो अलर्ट्स जनरेट कर रहा होता है और आपको रियल टाइम मिशन क्रिटिकल सिस्टम के अंदर जहाँ आपको फ़ौरन अलर्ट्स चाहिए होते हैं वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल रही होती हैं। इसकी एक एग्जांपल और भी हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको दोबारा, इसकी एक एग्जांपल और भी है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी अपने कस्टमर है और मैं उसे अपना कोई एडवर्टाइजमेंट पॉपअप करवाना चाह रहा हूँ, कब, जब वो एक मैं कहता हूँ सेंटोरस, अगर वो सेंटोरस की बिल्डिंग के अंदर जैसे ही वो इंटर हो तो मैं उसे कोई
क्या दिखा दूँ, कोई एडवर्टाइजमेंट अपनी दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ईडन रोब की कोई उसे एडवर्टाइजमेंट नज़र आ जाए उसके मोबाइल के ऊपर, जैसे ही वो मैप ओपन करता है, या उसको मैं कहता हूँ चारकोल की कोई एडवर्टाइजमेंट नज़र आ जाए। लेकिन कब, और उसके ऊपर मैंने जियो फेंसिंग की हुई है, उसके नंबर के ऊपर जियो फेंसिंग की, जब वो इस बाउंड्री के अंदर इंटर हो जाए तो मैं उसे एक अलर्ट दिखा दूँ। तो अगर वो पर्सन, क्या कहते हैं, अगर मैंने बैच प्रोसेसिंग लगाई हुई है, बैच प्रोसेसिंग लगाई हुई है, तो जब वो कस्टमर सेंटोरस से निकल के और वापस चला जाएगा और 1 महीने बाद उसे 1 मंथ के बाद उसको मेरी एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही होगी, जो कि इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जैसे ही वो सेंटोरस के अंदर इंटर हो और वो जियो फेंसिंग के अंदर आ जाए, जो मैंने बाउंड्री सेट की हुई है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेट किए हुए हैं, उसके अंदर जैसे ही आ जाए तो उसको फ़ौरन एक अलर्ट आ जाए या उसे कोई मैसेज आ जाए किसकी तरफ, टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ या सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से उसे एक ईमेल आ जाए कि आप ये मेरी क्या लगी हुई हैं, सेल्स पे ऑफ लगे हुए हैं, और उसे एक जो है वो अलर्ट नज़र आ जाए। तो वहाँ पर फिर आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रियल टाइम प्रोसेसिंग की, या हमें स्पार्क या काफका को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ थे बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग के कुछ सिनेरियोज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा भी रियल टाइम प्रोसेसिंग या इनके बहुत ज़्यादा कि आपने सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करनी है। अगर कोई स्पेसिफिक अगर मेरे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, वो मॉनिटरिंग करनी है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करनी है कि अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो पहले से ट्रिगर कर दे, और लॉग एनालिटिक्स करनी है, डेटा एनालिटिक्स करनी है, या माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन करनी है। बाय द वे माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन से रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर रहे होंगे, या जब हम काफका को डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त मैं ये डिस्कस करूँगा कि माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेशन को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए लिंक्डइन ने काफका लॉन्च की थी। लिंक्डइन ने काफका को इन्वेंट किया था या और इसको डेवलप किया था, और उसके पीछे जो बैक एंड पे मेन साइंस थी वो माइक्रो सर्विसेज की कम्युनिकेशन ही थी। तो हम ये भी जब काफका को हम पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ यूज़ केसेस हैं रियल टाइम एनालिसिस के, कि जहाँ पे आपको मिशन क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करनी हो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करनी हो, लॉग एनालिटिक्स करने हो, डेटा लेक्स डेवलप करनी हो, या माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेशन उसको इम्प्लीमेंट करना हो, तो तब आपको स्पार्क स्ट्रीमिंग या बैच ये काफका की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब ये एक और हाँ, मैंने यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस की है। हम जब स्ट्रीमिंग को कर रहे होते हैं कि आपके पास डेटा कंटिन्यूसली आपके पास आ रहा है, हर वक्त आता जा रहा है, और आपने उस डेटा को आपने ना सिर्फ इंजेस्ट करवाना है रियल टाइम के अंदर, बल्कि उस डेटा को स्टोर भी करना है और फिर उसको प्रोसेस भी करना है, और प्लस उसको लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए उसे दोबारा किसी परसिस्टेंट स्टोरेज या डेटाबेस के अंदर या किसी HDFS के अंदर स्टोर भी करना है। तो ये देखें, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी स्ट्रीमिंग हमारे पास CCTV कैमराज लगे हुए हैं, और हमारे पास ये एक टेस्ला की फॉर एग्जांपल कार है, ड्राइवरलेस कार, उससे सेंसर्स डेटा जनरेट करते जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ स्ट्रीम से डेटा आता जा रहा है, और हमारी ये जो पाइप है, ये जो इंजेक्शन पाइप है, इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ लॉग्स का डेटा, मुख्तलिफ जो डिवाइसेस हैं उनमें से डेटा है। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन जो है मैं कह देता हूँ ये CCTV कैमरा से आ रही हैं, ये जो रेड कलर की है ये मैं कहता हूँ इस टेस्ला की कार से इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ इवेंट, मुख्तलिफ स्ट्रीमिंग जो है वो एक ही डेटा स्ट्रीम के अंदर आ रही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे उसमें से सिर्फ रियल टाइम मैं सिर्फ अगर इस स्ट्रीम में से सिर्फ, और इस स्ट्रीम को मैं कहता हूं कि मैं लास्ट 10 मिनट्स की जो विंडो है उसके ऊपर एनालाइज करना चाह रहा हूं, तो लास्ट 10 मिनट्स के अंदर मैं ये देखूंगा कि मेरे पास कौन कौन सा डेटा आया है, मैं उन सारे डेटा को एग्रीगेट करके रख लेता हूं। तो इसमें क्या होगा कि मैं एग्रीगेशन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर 3 चीज़ें हो रही होती हैं, ये आपने याद रखना है कि या तो आप एग्रीगेशन कर रहे होते हो, नंबर 2
या आप उसके अंदर विंडोइंग कर रहे होते हैं, विंडोइंग हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और 3, या हम उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, कॉजेलिटी डिस्कस कर रहे होते हैं, कॉजेलिटी रिलेशनशिप, कॉजल रिलेशनशिप के अगर ये इवेंट हो रहा है तो ये भी इवेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम ये स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हुए हम इन 3 चीज़ों को देखें। अब एग्रीगेशन की क्या एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सेल्स आती जा रही है और मैं हर मिनट की सेल का रिकॉर्ड रख रहा हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, मैं हर मिनट की सेल का रिकॉर्ड नहीं रखता, बल्कि मैं ये कह देता हूँ कि मुझे लास्ट 1 घंटे के अंदर जितनी सेल्स हुई है उसकी का सम करके ला के दे दो। ठीक है, तो ये भी स्ट्रीमिंग की एग्जांपल है कि मेरे पास डेटा आता जा रहा है और मैंने यहाँ पे एक विंडो सेट कर दी है। अगर मैं इस रेड वाले को कह देता हूँ कि ये मेरा सेल्स का डेटा आ रहा है और मैंने 1 आवर की विंडो सेट कर दी है, तो मैं कहता हूँ कि 1 आवर के दौरान जितनी सेल्स हुई है, जितनी भी सेल्स हुई है मुझे वो सम करके दिखा दे, बजाय कि मैं उसे हर मिनट की डिटेल पूछता रहूँ। तो क्या होगा कि इतनी एक विंडो मैं सेलेक्ट कर लूँगा और उसके दौरान जितने होंगे सिर्फ मैं सेलेक्ट कर लूँगा कौन सी, जहाँ जहाँ पर ये सेल्स होगी, तो मैं इन सब को सम करके दिखा दूंगा सेल्स के अंदर। ठीक हो गया। इसी तरह विंडोइंग प्रॉब्लम भी यही है कि मैं विंडोइंग प्रॉब्लम भी इसको कह सकता हूँ और इसके अलावा कॉजेलिटी भी डिस्कस कर रहा हूँ। अब कॉजेलिटी इसमें कैसे हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी यहाँ पे रिलेशनशिप के मैंने 2, 3, 4 स्ट्रीम से मेरे पास डेटा आ रहा है, सेम स्ट्रीम के अंदर डेटा मेरे पास आ रहा है, सेम स्ट्रीम के अंदर मेरे पास मल्टीपल स्ट्रीम से डेटा आ रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ टेस्ला की कार है, वो रेडार से भी सिग्नल भेज रहा है। ठीक है, वो सामने कैमरा जो है जो अपना उसका कैमरा लगा हुआ है उससे भी फीड ले रहा है वो। और क्या होता है कि अब उसको फ़ौरन, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये कार है, इसके 50 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर कार ने डिटेक्ट किया कि एक पेडेस्ट्रियन जा रहा है। ठीक है, और उसे 30 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर 30 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर मैं कहता हूँ इसके पास स्पीड ब्रेकर आ रहा है। अब इसके पास कार के पास 2 जगह से स्ट्रीम आ रही है। एक रेडार ने उसे बता दिया कि आपके 30 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर क्या है, एक स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है आ रहा है, और वो कह रहा है 50 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर इसके जो सीसीटीवी जो इसके कैमरा की फीड है उसने बता दिया कि 50 मीटर के ऊपर आपके पास क्या है, एक पेडेस्ट्रियन, एक पैदल चलने वाला भी पर्सन जा रहा है। तो क्या होगा कि ये दोनों के दरमियान रिलेशनशिप देखेगा और उससे पहले 10 मीटर के ऊपर ही टर्न ले लेगा। तो उसने क्या किया, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप डिटरमिन किया कि मैंने स्पीड ब्रेकर से भी बचना है और मैंने पेडेस्ट्रियन को भी बचाना है। तो दोनों से पहले उसने क्या किया, कार से उसने लेफ़्ट टर्न ले लिया। तो जब आपने 2 इवेंट्स के दरमियान रियल टाइम के ऊपर आपने कॉजेलिटी, कॉज एंड रिलेशनशिप डिटरमिन करना होता है, कॉजेलिटी, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप आपने डिटरमिन करना होता है रियल टाइम के ऊपर। तो वहाँ पर आपको क्या चाहिए होता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ रही होती है, जहाँ पे फिर स्पार्क स्ट्रीमिंग और काफका बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, हम बल्कि कॉजेलिटी की एक और भी एग्जांपल लेते हैं, बल्कि रुकिएगा एक हम और एग्जांपल लेते हैं, इसको हम डिस्कार्ड करते हैं और इसी के ऊपर हम आकर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ कि हम सेल्स की एग्जांपल लेते हैं और रियल टाइम पे मेरे पास सेल्स की एग्जांपल लेते हैं और मैं कहता हूँ एक यूज़र है, वो अली एक्सप्रेस के ऊपर कोई चीज़ बाय करने के लिए आता है। तो मेरे पास जब वो यूज़र मेरी वेबसाइट के ऊपर आता है, मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है या अली एक्सप्रेस के ऊपर आ रहा है, तो ये जो रेड कलर की ये जो विंडोज़ हैं, ये इसके अंदर मैं कहता हूँ मैं उसका पास्ट बिहेवियर मेरे पास रियल टाइम में आ रहा है, और जो ग्रीन है उसके अंदर मुझे उसका करंट बिहेवियर पता चल रहा है, क्लिक स्ट्रीम। तो मैं यहाँ से इनके दरमियान कॉजेलिटी रिलेशनशिप डिटरमिन कर रहा हूँ कि अगर के हमेशा जब भी
ये यूज़र आता है और ये एक चीज़ को बार बार व्यू कर रहा है, क्लिक्स करके बार बार व्यू कर रहा है, तो ये हमेशा ये जो, और मैं कहता हूँ मेरे पास इसकी का जो है ना बाइंग बिहेवियर ये येलो कलर में आ रहा है, बाइंग बिहेवियर भी आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास 3 तरह की स्ट्रीम्स आ रही है। एक उसकी क्लिक स्ट्रीम आ रही है, दूसरा मेरे पास उसका पता चल रहा है उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, और तीसरा मुझे उसका पता चल रहा है कि वो कितना टाइम स्टे करता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये तीनों चीज़ें आ रही हैं तो मैं ये डिटरमिन कर सकता हूँ अप फ्रंट कि ये पर्सन ये पर्टिकुलरली चीज़ बाय करेगा या नहीं करेगा। तो उसके बाइंग बिहेवियर की बिहाफ पे मैं इन तीनों स्ट्रीम्स के दरमियान एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप भी डिटरमिन कर सकता हूँ। ऑल्दो कि ये तीनों स्ट्रीम्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट चल रही हैं, लेकिन वो हमें एक कॉज इफेक्ट दिखा देगा उसके अंदर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो हम रियल टाइम और बैच प्रोसेसिंग के अंदर, लेकिन ये काम हम बैच के अंदर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैच के अंदर आपको जो डेटा है वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जा रहा होता है, तो इन मेमोरी उसको कंप्यूट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है और रियल टाइम के अंदर ट्रिगर नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम आते हैं वाई मैप रिड्यूस इज स्लोअर देन स्पार्क। तो हमने जिस तरह पहले डिस्कस किया कि हडूप और जो मैप रिड्यूस है वो अपने जो जितने आईओ ऑपरेशंस हैं, ठीक है, इनपुट और आउटपुट की जितनी स्ट्रीम्स हैं वो सारी, या मैप और मैपर की जो आउटपुट है या रिड्यूसर की जो आउटपुट है वो कहाँ पे स्टोर कर रहा होता है, HDFS के अंदर। और HDFS का हमने देखा था कि इसका 1.1 मिलियन माइक्रो सेकेंड्स इसको लगते हैं एक रिकॉर्ड को फैच करने में। फैच का क्या मतलब है कि वहाँ पे रिक्वेस्ट जानी और फिर वो वहाँ से डेटा आना, तो इस टोटल टाइम को 1.1 मिलियन माइक्रो सेकेंड्स लग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो नेटवर्क होते हैं, मुख्तलिफ जो डेटा नोड्स होते हैं, उसके अंदर जो शफल फेज़ आपका चल रहा होता है, तो उस दौरान आपकी नेटवर्क भी बहुत कंजेशन हो जाती है, तो उसका भी एक ओवरहेड होता है। तो HDFS का प्लस शफल का ये टोटल ओवरहेड होता है आपकी बैच प्रोसेसिंग में जब आप HDFS यूज़ कर रहे होते हैं या मैप रिड्यूस यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी अगर हम स्पार्क की बात करें, स्पार्क और स्पार्क स्ट्रीमिंग की बात करें, तो ये रैम को यूटिलाइज़ कर रहा होता है। ये डेटा को परसिस्टेंट स्टोरेजेस जो हैं, परसिस्टेंट स्टोरेजेस या स्टोरेजेस वहाँ पर नहीं लेके जाता, बल्कि रैम के अंदर डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है। इसलिए इसकी ना सिर्फ बैच प्रोसेसिंग भी फास्ट है, बल्कि इसकी क्या चीज़ें फास्ट हैं, रियल टाइम प्रोसेसिंग भी फास्ट है। एक चीज़ और भी है यहाँ पर कि जो हडूप है वो सिर्फ, और हडूप और मैप रिड्यूस है वो सिर्फ बैच प्रोसेसिंग के लिए ही बना है या डेटा वेयर हाउसिंग के लिए ही बना है अगर आप हाइव यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आप मशीन लर्निंग, ठीक है, लॉग एनालिसिस और AI की चीज़ें इतनी एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतनी एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकते। जो स्पार्क है वो हमें एक पूरा मशीन एक पूरी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, किसके लिए, मशीन लर्निंग के टास्क के लिए। मशीन लर्निंग के टास्क के लिए भी एक पूरी लाइब्रेरी परफॉर्म करता है। तो इसलिए स्पार्क स्ट्रीमिंग मल्टीपल और यूज़ केसेस के लिए भी बना है, ना सिर्फ बैच के लिए बल्कि रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए, स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के लिए, मशीन लर्निंग टास्क के लिए और लॉग एनालिसिस के लिए भी स्पार्क स्ट्रीमिंग और काफका ये बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। अच्छा, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज क्या हैं कि एक जहाँ पे आइटरेटिव कंप्यूटेशन होती है वहाँ पे स्पार्क विन कर जाता है। ठीक है, वहाँ पे भी स्पार्क बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जब लार्ज डेटा हैंडलिंग होती है तब भी स्पार्क बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जबकि HDFS परफॉर्म इन मेमोरी प्रोसेसिंग करता है, स्पार्क
फॉल्ट टॉलरेंस की बहुत अच्छी है, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई एक नोड फेल हो जाता है HDFS के अंदर, तो स्पार्स स्ट्रीमिंग के अंदर क्या होता है कि ये डेटा फ्रेम्स बना रहा होता है, तो डेटा फ्रेम्स के अंदर डेटा रख रहा होता है। तो डेटा फ्रेम्स के अंदर क्या होते हैं, RDDs होते हैं, रिजिलियंट डिस्ट्रीब्यूटेड के। वो डेटा फ्रेम ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बल्कि रिजिलियंट भी होता है। रिजिलियंट, ये हम रिजिलियंस जो है इसको जब स्पार्क का हम आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे होंगे तो उस वक्त हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। तो रिजिलियंस भी प्रोवाइड कि अगर एक डेटा फ्रेम का एक पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसको रियल ऑन द फ्लाई उसे दोबारा कंस्ट्रक्ट कर लेता है। ये कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, देखो यहाँ पे ऑन दी फ्लाई दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है, ठीक है। और दूसरी इसमें क्या खासियत है कि स्पार्क जो है और दूसरे टूल्स के साथ भी बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है, HDFS के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि स्पार्क्स एक प्रोसेसिंग इंजन है। स्पार्क एक क्या है, प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है, इसकी अपनी कोई स्टोरेज नहीं होती, ये आपने याद रखना है। स्टोरेज इसकी अपनी कोई भी नहीं होती। तो जब उसकी स्टोरेज नहीं होती तो इसे कहीं तो डेटा स्टोर करना है, तो तब ये वो HDFS के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है। तो स्पार्क के अंदर HDFS की भी चीज़ें मौजूद हैं और प्लस इसकी अपनी भी फीचर्स, काफ़ी इन्हेंस्ड फीचर्स इसके अंदर स्पार्क के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम हम लार्ज डेटा सेट की इसकी एग्जांपल नहीं देखेंगे, इसकी भी एग्जांपल नहीं देखेंगे, फॉल्ट टॉलरेंस की भी एग्जांपल नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको हमने पहले भी एक्सप्लेन। लेकिन आइट्रेटिव कंप्यूटेशन की हम एक एग्जांपल देखेंगे और इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स भी देखेंगे। अच्छा, ये एक हमारे पास न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमें पता है कि जब आपके पास एक डेटा होता है, डेटा अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इस तरह करके एक इमेज है, पिक्सल्स की इमेजेस हैं, तो हम क्या कर देते हैं, उन पिक्सल को एक वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले यूँ। तो हम उसको कॉलम बना देते हैं, ठीक है, हम उसकी ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज लेकर उसको हम क्या कर देते हैं, वेक्टराइज कर लेते हैं डेटा को, और वेक्टराइज करके हम हर एक इमेज को क्या करते हैं, न्यूरल नेटवर्क के अंदर पास। मैं इसकी डिटेल में नहीं ज़्यादा जा रहा, ये सिर्फ मैं सरसरी सा इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जब आप डेटा को इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स में से गुजारते हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, और इन न्यूरॉन्स के क्या होते हैं, वेट्स अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। और इन वेट्स की बिहाफ के ऊपर क्या हो रहा होता है, आपका AI का जो मॉडल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो ट्रेन हो रहा होता है और उस इन वेट्स को रियल टाइम के अंदर अपडेट कर रहा होता है। अगर आपने इन वेट्स को रियल टाइम पे अपडेट करना है कि डेटा यहाँ पे आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और इनको अगर बार बार अगर हम ये HDFS के अंदर कर रहे होते हैं या Hadoop के अंदर कर रहे होते हैं, तो उसे हर दफ़ा ये मल्टीप्लाई करके वेट्स की जो आउटपुट है उसे HDFS के अंदर राइट करना पड़ रहा होता। तो और HDFS का जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि 1.1 मिलियन माइक्रो सेकेंड्स हैं कि सिर्फ एक अगर राइट का ऑपरेशन करता है, तो फिर शफलिंग वगैरह करके तो ये काफ़ी क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो अगर हम ये मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर HDFS यूज़ करते हैं और इन वेट्स को बार बार हम HDFS पे जाके सेव करवा रहे हैं, तो हमारा जो AI का मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, वो बहुत क्या करेगा। अगर यहाँ पे वेट्स हैं और बैचेज हैं, ईपॉक्स हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास ईपॉक्स हैं, ईपॉक्स मींस के आप डेटा बैचेस के अंदर भेजते जा रहे हैं, और यहाँ पर आपके क्या हैं, वेट्स हैं। तो वेट्स क्या होगा, बहुत टाइम लगा देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल ट्रेन करने में। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे Hadoop को यूज़ किया है और वो डेटा हर दफ़ा किसके अंदर जाकर स्टोर कर रहा है, हार्ड डिस्क के ऊपर यूज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसीलिए जो स्पार्क है उसका अपना एक प्रोसेसिंग इंजन MLlib मौजूद है, जो क्या करता है, इन सारे वेट्स को रैम के अंदर रखता है।
और जब इनको रैम के अंदर रखता है तो डिस्ट्रीब्यूटेडली भी अगर आपका डेटा इमेजेस मुख्तलिफ उसके क्लस्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा हुआ है तो वो इन वेट्स को अपनी रैम के अंदर अपडेट करता रहता है, जिसकी वजह से AI का जो मॉडल है जहाँ पे उसने शायद 2 मंथ्स लगाने हैं शायद, इसकी वजह से वो फ्यू आवर्स के अंदर शायद वो 5 आवर्स के अंदर सारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या है, आइट्रेटिव है। आइट्रेटिव क्यों है? क्योंकि आपके पास पहला इमेजेस का बैच आता है, उस पर फिर वेट्स अपडेट हो जाते हैं, फिर दूसरा बैच आता है, फिर उस पर वेट्स अपडेट होते हैं। तो अगर वो वेट्स अपडेट करे फिर दोबारा पुराने वेट्स को ला के उससे कंपेयर करे कि कौन से वेट्स बेहतर हैं, कहाँ पे उसने लर्न ज़्यादा बेहतर किया है, तो ये कन्वर्जेंस जो है, कन्वर्जेंस वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, या ट्रेनिंग जो है AI का जो मॉडल की ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, बहुत टाइम उसको चाहिए होगा। लेकिन जो स्पार्क स्ट्रीमिंग है, स्पार्क MLlib है, वो इस काम को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। तो इसका AI के अंदर यूज़ केसेस भी बहुत ज़्यादा। इसी तरह इसलिए स्पार्क MLlib यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इवन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिस्ट्रीब्यूटेड AI की लर्निंग के अंदर भी। इसके अलावा क्या है, जिस तरह मैंने डिस्कस किया था कि स्पार्क और स्पार्क स्ट्रीमिंग वो दूसरे इंजन के साथ काफका, फ्लूम, HDFS, किनेसिस, ट्विटर, इनके साथ भी बहुत अच्छे से इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है, और अपनी जो फाइनल आउटपुट है वो HDFS या डेटाबेसेस और डैशबोर्ड के अंदर भी विजुलाइज करवा सकता है। तो आज इतना ही, और आज हमने क्या बेसिकली डिस्कस किया, बैच और रियल टाइम क्यूरिंग के बारे में डिस्कस किया, हेडूप और HDFS की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, और हमने कुछ डिस्कस ये भी किया कि जब आपने पाइपलाइन चूज़ करनी है तो आपने किस तरह डिसाइड करना है। इस चीज़ के ऊपर आप ये डिसीजन ले रहे होते हैं कि आपके डेटा की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो फिर आप बैच प्रोसेसिंग की तरफ नहीं जाते बल्कि रियल टाइम प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं। हमने ये देखा कि मैप रिड्यूस के अंदर जो इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं वहाँ पे जो डेटा जनरेट हो रहा होता है वो आपका HDFS पे राइट हो रहा होता है, और HDFS जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए ये मैप और रिड्यूस वहाँ बैच प्रोसेसिंग के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन रियल टाइम या इंटरेक्टिव क्यूरिंग के लिए अच्छे नहीं हैं। हमने ये टाइम कंपैरिजन किया, मुख्तलिफ और लेटेंसी को कंपेयर किया, डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं, जो IO के ऑपरेशन होते हैं, तो उसमें कौन फास्ट है, तो स्पार्क स्ट्रीमिंग उसमें बेस्ट था। ये बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग की हमने कुछ एग्जांपल भी देखी हैं, और हमने देखा क्यों ये स्लो है। इटरेटिव कंप्यूटेशन में देखा हमने कि स्पार्क जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की जो जॉब्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेता है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क के अंदर वेट्स अपडेट करने होते हैं, और अगर वेट्स जो हैं वो बार बार अपडेट हो रहे हों और वो HDFS के अंदर पड़े हों, तो AI का जो मशीन लर्निंग का जो मॉडल है उसे लर्न करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन हो जाएगा। तो जहाँ पे शायद 2 मंथ्स में HDFS के ऊपर लग रहे थे, तो स्पार्क के ऊपर शायद वो 4 से 5 घंटे के अंदर वो काम हो जाए। इसी तरह इंटीग्रेशन विद अदर टूल, काफका, फ्लूम और दूसरे टूल्स के साथ भी अच्छी इंटीग्रेशन, तो इसमें HDFS की भी काबिलियत आ जाती है, और इसके अंदर स्पार्क के अपने फीचर्स भी आ जाते हैं। लेकिन स्पार्क के अंदर आपने ये याद रखना है कि स्पार्क की कोई स्टोरेज नहीं होती, ठीक है, स्पार्क की कोई स्टोरेज नहीं होती, तो उसके अपना डेटा फाइनल तो स्टोर करना ही होता है जो प्रोसेसिंग के बाद, तो उसको फिर HDFS पर ही स्टोर करना पड़ता है। लेकिन इंटरमीडिएट जो रिजल्ट्स होते हैं वो फास्ट होते हैं, और स्पार्क उसको अपनी रैम के अंदर ही रखता है। अच्छा, और आज मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल, अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने जो पीयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और उस तक भी शेयर करें ताकि इसकी आउटरीच बढ़ सके, और जो आपकी तरह के ही लोग अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो ये चैनल और ग्रो करेगा, और डेफिनेटली यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसे मैं आप तक भी फ्लोट करूँगा। दूसरी एक चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस करनी है कि जो हम नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम अपाचे स्पार्क की मोटिवेशन तो हमने यहाँ पे देख लिया, हम स्पार्क का आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे होंगे, और हम एक HDP जो है वो हम एक जॉब भी रन करके देख रहे होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शंस क्या चीज़ें होती हैं, और जॉब्स क्या चीज़ होती हैं, टास्क क्या होते हैं,
टास्क को भी देख रहे होंगे, जॉब्स को देख रहे होंगे, एग्जीक्यूटर्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूटर्स को देख रहे होंगे, नोड्स का तो आपको पता होगा। तो ये किस तरह आपस में मिलके स्पार्क को एफिशिएंट बनाते हैं, ये सब हम स्पार्क के आर्किटेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे और इसकी प्रैक्टिकल भी देख रहे होंगे। अब तक के लिए बल्कि 1 मिनट रुकें, आज हमने लाइफ लेसन भी देखना है। तो लाइफ लेसन के लिए आज हम जाते हैं इसके ऊपर। Bianca from London asks, what's the best affirmation to attract big money fast? This is so funny. I would say big money is here now. Big money is here now, because it has to be here now, right? But also, Bianca, any affirmations are incredible for manifesting money and attracting money. Yeah, and the other thing is too, what does big money mean to you? Like, can you close your eyes and see yourself in a limousine and there's a driver and you're sitting in the back and there are all these bags because you just went shopping and you're looking in all of those bags? Or are you getting on a plane to go on a world trip? Sometimes, not sometimes, but a lot of the time, visualization helps a lot, as well as affirmations. आज का लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।